राज गुरु सुखदेव भगत उसकी निखारो दिया जगत पूजा करा नारों में इंकलाब के नारों में थोड़ी सेना कांप गई ऐसी चली हवाएं पल के भीग न जाए गीत शहादत के सुनिए हम आज जाना सुन के जाना कोई पल के भीग न जाए गीत शहादत के सुनिए हम आज जाना सुन के जाना। मैंने पहचाना नहीं। ध्यान से देखिए। याद नहीं आता। दरअसल बातें पुरानी हो चली हैं। बातों के साथ इतिहास पुराना होता चला गया और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते। वो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को तो हम किताबों पर छपी इबारतों के जरिए जानते हैं, लेकिन व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजे पर पड़ी एक ठक ही काफी है। तो अपने स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। तो याद नहीं आता और दूसरा शरीर में इतनी जान नहीं बची कि जरूरत से ज्यादा जोर डालकर सोच सकूं। तकलीफ होती है। आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना तो इंसान का स्वभाव है, बाकी उसका जिंदा रहना भी जरूरी है, क्योंकि मरकर वह इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित करती हैं और कितना नहीं। तुमने वो फैज अहमद फैज का शेर सुना है? कौन सा? दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब तेरी याद की उन खोई हुई उन शम्मों में, जब याद आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल ने ठहरना चाहा। वैसे एक शेर मुझे भी याद आ रहा है। कौन सा? वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है मकतल में आज हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब दुनिया अपना राज देखेगी, जब अपनी ही जमी होगी और अपना ही आसमां होगा। कौन हो तुम? ये किसी
कि नाम शायर का शेर। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के इस इमारत में बैठकर मुझे याद आ रहा है, यह शेर आज से 40 साल पहले जब्त कर लिया गया था, लाहौर से। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में था, मैं पंजाब में था, मैं आगरा में था, मैं दिल्ली में था और मैं लाहौर में था। ये किस वक्त की बात है? 13 अप्रैल सन 1919, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनाई गई, जिस दिन बाप चीखा था और बच्चा चिल्लाया था, जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिले के बंगा गांव में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक माँ भी भरकर बोली थी, अपने बच्चे का मांस खाऊंगी अगर इस साल फसल को मुंह से लगाया तो। वो जमीन हमारी, वो मिट्टी हमारी, वो खेत हमारे। तुमने जन्मा है इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमां गुजा देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता, आज इस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें करके बैठी होंगी, जहां कटी है हमारी फसल, जहां नीलाम हुई है हमारी फसल, जहां वीरान हुई है हमारी बैसाखी। उस जलियां के बाग में जिसकी मिट्टी को आज सुबह मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस-रिस कर रख दिया गया। ओ गांधी, हमारे महात्मा, करते हैं हम अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं उनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में। ले जाओ इन्हें और बतला दो उन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है आज? और मैंने सुना है कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म लगी हुई है, तब तो जाना बनता है यार। अरे उस मार्कंड त्रिवेदी को भेजना है। जरूर जाए। अरे देखो देखो, कॉलेज में आज नया मुर्गा आया है। ये लाहौर नेशनल कॉलेज 1921 के चलते हुए हिंदुस्तान में यहाँ क्या करने आया? वही जॉब करने आए, पढ़ाई। बहुत जुबान चलती है तेरी। अबे सीनियर हूँ तेरा, रैगिंग देगा? बुक भी कीजिए। मंगल पांडे क्या बाप का नाम बदला? जी वो तो नहीं पता। माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बदला? जी वो भी नहीं पता। अबे साले वो पूरा नाम ही है। अच्छा छोड़, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे घटिया आदमी का नाम बदला? जनरल ओडायर। बहुत खूब भाई। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान आदमी का नाम बदला? वहां जी अभी तक आया नहीं। मैं तो कुछ बोलने वाला था। ये महात्मा गांधी बोलने वाला था। तो आदमी पसंद आया, खूब घुटेगी। मेरा नाम
नाम सुखदेव सुखदेव थापर। मेरा नाम भगत सिंह संधू। ये बात कब की है? कल शाम की। कितने आदमी थे? वो तो अकेला ही था, दूसरी तरफ 4-5। चोट काफी आई। हाँ, लगी तो है। मैंने कहा था सुबह डॉक्टर के पास चलने के लिए, तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं, ऐसे ही चल गए। उल्लू का पट्टा है वो। उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद हुए आज साल भर होने को है। अब क्या दिक्कत है सरकारी अस्पताल जाने में? साले अंधे होकर लड़ाई लड़ोगे? और तुम लोग कहाँ थे? प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का, और तुझे सुबह से ढूंढ रहे हैं, तू पता नहीं कहाँ चला गया। ये कल शाम को लाला जी ने मीटिंग बुलाई थी, वायसराय का पुतला जलाया जा रहा है बड़े चौक पर। हम तो वहां चले गए थे। जब वहां से यहाँ आए तो पता चला कि झगड़ा हो गया है। लेकिन तू कहाँ चला गया था? फिर बेबे जी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जल्दबाजी में जाना पड़ गया। वापसी की सवारी नहीं मिली, इसलिए अगली सुबह आया हूँ। पर तुम लोग पता तो कर लेते कि कौन थे, उसके बाद में निपट लेते। मालूम पड़ गया है, ऑफिसर्स लेन के साहबों के लौटे हैं, लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने FIR लिखवा दिया उल्टे के खिलाफ। कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा। अबे अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो निपट लेंगे। लेकिन ये मुहिम है कहाँ? भगवती भाई आपसे मिला था क्या? मिला तो था, लेकिन एकदम ही गायब हो गए। अब तो बस मोइन, मैं तुझसे कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा। मुझे बस एक लाइन में जवाब दे दे, उन लोगों के नाम। मोइन, मैं कुछ पूछ रहा हूं। मोइन, उन लोगों के नाम बता। जिम क्रेन और स्टीफन क्रेन, बाकी दो को जानता नहीं। ये ऑफिसर्स लेन के डेविड क्रेन के लौंडे हैं। हाँ, ठीक ठीक। तो हाँ, थाने के FIR में बाकी लोगों के नाम तो दर्ज होंगे, इन लोग ही काफी है। हॉकी स्टिक्स ले लेना, बाकी हाथ पैर। ये रोज रात को लौटते ना दारू वारू पीकर, पीपल मीनार के पास बचा देंगे। एक और हाँ, उनकी गाड़ी का एक भी कांच सही सलामत नहीं बचना चाहिए। हम लोग को बहुत नाज है ना उस पर। समझ गया। लेकिन पूरी बात तो सुन लो यार, हो सकता है गलती इसी की रही हो। साले मेरी गलती, मेरी गलती। मैंने उस खैरू को बचाया था, वो मेरी गलती थी। मैंने उसकी बहन और बीवी को बचाया, वो मेरी गलती थी। साला यहाँ ये बैठे बैठे बकवास कर रहा है, और वहां चौड़े पे आने में इसकी दम निकल गई थी। अरे तो मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहा है यार? हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना। उनका रंग सफेद है तो हर बार गलती उन्हीं की होगी। हाँ, हर बार गलती उन्हीं की होगी। यूं तो हम कुछ भी कह सकते हैं भगवती भाई। ये हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। कोई क्या बात हुई थी? यशपाल ने कहा था जगमग में फिल्म चलेंगे, शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैं टिकट लेके इन सब का इंतजार कर रहा था, तभी अंदर से आवाज आई। अंदर जाके देखा तो उन लोग खैरू को जमीन में लिटा के लातों घूसों से मार रहे थे। उसकी बहन और बीवी पास में ही खड़ी थी, और उसकी बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ये कह रहे हो, वो तांगे वाला? हाँ वही। और साले मारते हुए बहुत ही गंदी बकवास भी कर रहे थे कि हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओगे, काले कुत्तों। वापस लेना पड़ गया था ना तुम्हारे बाप गांधी को। और फिर उस लंबू ने अपना कुत्ता खैरू के ऊपर छोड़ दिया।
बेचारे का पूरा हाथ झंझोड़ दिया था। बात क्या हुई थी? बेचारा शहरों अंधेरे में एक क्लास में चला गया, उसका घुसना उन लोगों से टकरा गया, बस साले उसी बात पे टूट पड़े उस पे। अब कोई भाई आईसीएफ की औलाद, गलती किसकी थी? हाँ, इसके हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है। आजकल गलतियों का हिसाब किताब तू बहुत देखने लग गया है। चलोगे आगे? अब ज्यादा मुंह भी सुनने की जरूरत नहीं, जो होना होगा हो जाएगा। अबे लेकिन ये फिल्म देखने की बात तो रही गई, बोलो आज चलते हो कि नहीं? हो जाए। लेकिन ये फिल्म है कौन सी? अब बेकार है ना, घर चैपलिन या गर्भों की नहीं है, ये तेरी राजा हरिश्चंद्र। बननी चाहिए यार, इंडियन मैथोलॉजी पर भी फिल्में बननी चाहिए। हाँ बेटा, हम इनका देवता भी है तो कह रहा है यार साहब, और हम पीले तो कह रहा है बिस्किट। शिकायत कर देगा लाला जी से। हाँ, लाला लाजपत राय, महान स्वतंत्रता सेनानी, पर इस मूवमेंट के बाद लाला जी कुछ बदल से नहीं कर सकते। हाँ, बस कॉलेज में बोर्ड पर एक नोटिस करने की देर। 1922 के पवित्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो। अरे हाँ, ये येलो पैम्फलेट पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने? येलो पैम्फलेट ये क्या है? कुछ नहीं यार, दानियाल बाबू ने पुराने पिछड़े हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका टारगेट है आजाद भारत। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है उसको कहा जा रहा है पीला पर्चा या येलो पैम्फलेट। वेरी गुड, यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया। क्यों नहीं छप सकता? अब अगर शादी नहीं की तो क्या सहरा भी छपा के ना रखे भाई? यार लेकिन मुझे तो इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट है नहीं। कभी होम रूल सोसाइटी, कभी गदर पार्टी और अब HRA। इससे होना जाना क्या है? तो और किससे होना जाना है? यार भगत, तू मान ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 सालों से टिकी हुई तो है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है। यार ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है, केवल नॉन कोऑपरेशन वाली बातों को छोड़ दे। हाँ, तो नॉन कॉपरेशन वाली बात ही करते हैं ना। हाँ, वहाँ थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा और इस कमरे में बैठे ये सारे लोग उसके मारे रहे। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है भगवती भाई। पाया? क्या पाया? ठीक, कुछ नहीं पाया, लेकिन इसमें भी जनता का ही दोष है। क्या दोष है? भगवती भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी जो तोड़ी गई। उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया। हाँ, चौरी चौरा की पुलिस ने निहत्ती भीड़ पर गोली चलाई थी, 2500 लोग मारे गए थे, तो भीड़ ने भी थाने में आग लगा दी और पुलिस वाले जलकर मर गए। बदले में लोगों का दोष बताते हुए मूवमेंट वापस ले जाएगा। तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत अब है? तो उनके दरवाजे पे मत्था टेक के आगे बढ़ जाते। क्या कांग्रेसी साहित्य पढ़कर आया मार्केट त्रिवेदी? फिजूल इल्जाम मत लगाओ। मैं भी उस मूवमेंट में कूदा था तुम लोगों के साथ। हाँ भाई, बाप आईसीएस बेटे के पास कुछ करने के लिए नहीं तो सोचा एडवेंचर ही कर ले। तू तहजीब से बात कर सुखदेव, अपनी अपनी राय रखने का सबको हक है। मैं आज भी कहता हूँ कि उस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात तो है। हाँ, बात तो है। इस इंसान के कहने पर मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे उस कच्ची उम्र में सड़क पर उतर जाएं। इंसान में बात क्या जोश था यार सब में। आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा इन गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। जिन वस्तुओं को नाले में फेंककर तैयार, कॉपी किताब पेंसिल में आग लगाकर तैयार, छोटे छोटे हाथों से पर्चियां बांटी, तख्तियां उठाई थी। फिर अगली सुबह उठते हैं तो पता चलता है मूवमेंट वापस ले लिया गया है। बेचारे बच्चे मुंह बाहर ताक रहे हैं आसमान की तरफ। कहां जाएं, क्या करें? सरकारी स्कूलों में दाखिला मुमकिन नहीं, सरकारी कॉलेजों के गेट उनके लिए बंद है। किससे गुहार लगाए, किससे कहें? अरे तुझे याद भी है वो दिन? हाँ, याद है, मगर मैं फिर भी इतना परेशान नहीं हुआ था। परेशान नहीं हुआ था साले? कुत्ता समान बिलबिलाते हुए आता अनारकली के होटल पर। क्या करूंगा? बाप जान से मार देगा।
और पढ़ाई कैसे जारी होगी? तू तहजीब से बात क्या सुन रहे हो? साले तुम्हारी चूल्हे ढीली हो गई थी। वो तो शुक्र मना लाला लाजपत राय जी का, जिन्हें ना हम जैसों के लिए यह कॉलेज खुलवा दिया, वरना साले हाथ में कटोरा लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। अरे दर दर की ठोकरें खाए मेरी जूती, 50 को तो ऐसे अपने घर में नौकरी दे सकता हूँ, चाहिए किसी को? साले नौकरी देगा हमको? ऐसा की औलाद एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो और ऊपर से मजाक उड़ाते हो दूसरों की भावनाओं का। चोरी चोरा के सिपाहियों को मरना तुझे याद है? उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए। 3 साल पहले के जलियांवाला कांड को तू भूल गया? वो तुझे इसलिए याद नहीं होगा क्योंकि उसमें तेरा बाप, तेरा भाई या तेरी बहन नहीं थे। This is too much, भगवती भाई। Nothing is too much. Nothing is too much. लेकिन मिस्टर गांधी, मैं आज भी आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ, इस मुल्क के बच्चों के लिए आपने क्या रास्ता छोड़ा? पगड़ी संभाल चट्टा पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल चट्टा उड़ी चली जाए। पगड़ी संभाल चट्टा पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल चट्टा उड़ी चली जाए। पगड़ी की गांठ में कोई हाथ ना लगाए, छोड़ दे आवाज़ें उसको जो वो आड़े आए। रोक दे उमड़ती उसको हाथ जो दिखाए, सर कड़ी उम्मीदों के फरियाद में सजाए। फूल से चली मिट्टी को फूल हो न जाए, देख लेती है वो कदमें हम मजा दे आए। फिर भले इस सारी पगड़ी खून से ना आए। पगड़ी संभाल चट्टा पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल चट्टा उड़ी चली जाए। पगड़ी संभाल चट्टा पगड़ी संभाल, पगड़ी संभाल चट्टा उड़ी चली जाए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान कर दिया। दरअसल ऐसा नहीं है। स्मृतियों पर इतिहास और राजनीति का बस नहीं चलता, इसीलिए इसीलिए शायद वह स्मृतियां हैं जो उम्र के एक विशेष पड़ाव आ जाने पर भी इंसान को जिलाए रखती। मैं उस वक्त लाहौर में तो नहीं था, लेकिन जितनी बार भी सुनता हूँ नया नया सा लगता है। आओ बैठो। मुझे अपनी जगह मालूम है, मैं खड़ा रहना पसंद करूंगा। लेकिन मैंने तुम्हें अभी पहचाना नहीं। मैं खुद नहीं पहचान पाया। मेरे पास क्यों आए थे? दरअसल इतिहास में ना तो मेरी कोई जगह है और ना मेरा कोई इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट तो उन लम्हों में है जो बहुत पहले ही ठहर गए थे और अभी तक ठहरे हुए लगते थे। उनमें से कुछ मीठे थे तो कुछ कड़वे। मीठे बांटने वाले तो बहुत मिल गए और कड़वों के लिए मैं आपके पास और कड़वों के लिए तुम इस बूढ़े के पास चले आए जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। जी हाँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जिस इंसान ने 20वीं सदी के तीसरे दशक में पूरा हिंदुस्तान हिला दिया था, आज उसे उसके वार्ड का जमादार भी नहीं पहचान पा रहा। तो मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं। जब थी तब वो पूरी हुई, क्योंकि तब उसका पूरा होना हमारा मकसद था, हमारा उद्देश्य था। मकसद?
आप लोगों का क्या था वो? दूसरों को हीन बतलाना, अपने जोश और उत्साह के आगे दूसरों को छोटा समझना, भगत के इंटेलेक्ट के आगे दूसरों को बौना समझना, और पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार बतलाना और किसी गैर जानकार को भाई बब्बूलाल जैसे मजाक में उलझाकर रुला देना। तुम भाई बम्बू लाट को भी जानते हो? क्या बात। लेट अस प्लेज अवर लाइव्स टू अवर कंट्री। क्या डायलॉग आज किसी घटिया तीसरे दर्जे के फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है जनाब? लेट अस प्लेस our life to our country. Let us pledge our lives to our country. Let us pledge our lives to our country. मुझे आज भी याद है 1924 की वो तूफानी रात, जब कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रताप पृष्ठ तलखर में वो बैठा था। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजाद हिंद के उसूल के लिए वक्त हो चुकी। जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात ऐसे कशिश नहीं। आपको याद है जब मैं छोटा सा था और मेरे यज्ञोपवीत के वक्त दादाजी ने यह ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया। लिहाजा मैं उस प्रतिज्ञा को पूरी करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका दावेदार। हाँ भगत सिंह, क्यों आना चाहते हो एचआरए में? वही जिस वजह से आप लोग हैं। अपनी वजह बतलाओ। मुल्क की आजादी। मुल्क की आजादी कैसे मिलेगी भगत सिंह? यकीनन लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरों की पिटाई को लड़ना कहते हैं। वो तो बस एक शुरुआत थी जनाब, और वो कभी ना कभी तो होती ही है। लड़ तो पिछले 100 साल से रहे, अभी तक तो मिली नहीं आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कोई गलती रह गई होगी, और गलती को तो ठीक करने आए। क्यों नहीं आ सकता? शादी में शहीद होने से बचकर भागे हो बरखुरदार। शहीद तो वहां भी होना जनाब, कम से कम महबूबा तो अपनी पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। मैं दोनों का ही सामना एक तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुरदार। क्यों, आप भी कभी मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना आपको मालूम है उतना मुझे भी। तो हिसाब बराबर हो। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इन सभी के जिस्म के घाव इस बात के सबूत हैं। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। ताकत कहीं और से आती। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं होती, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात यह है कि जिस्म से टपकी हुई हर एक बूंद आने वाले नस्ल में सारे के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जनाब। हंसते हंसते किसी इंसान को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, मगर समझदारी का नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। हिंदुस्तान के 100 साल के स्वाधीनता संग्राम में शायद यही कमी रह गई। बाकी जहां तक आजादी का सवाल है तो मैं आप सबको बता दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि आजादी हमें कैसे मिलती। क्योंकि कहीं अगर ये हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं होगी कि आने वाले 70 सालों में इस देश के हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे कि गोरे चले जाएंगे तो बूढ़े आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठाकर नाचेगी,
अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। इस देश में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लें और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में स्वागत है। मैं राम प्रसाद बिस्मिल, ये अशफाकुल्ला खान और ये हमारे खास बंगाली बटकेश्वर है। हेलो ठीक, अरे भाई पूछ रहे हैं कैसे हो? जी बेहतर है। अच्छा, जानते हो बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है? आप ही बता दीजिए। कोई फर्क नहीं होता। दोनों को जब तक इनकी ताकत का एहसास नहीं कराया जाएगा, ये बूटी लाने के लिए उठेंगे नहीं, और एक बार उठ गए तो बूटी छोड़ पूरा पहाड़ ही उठा लाएंगे। अरे हनुमान जी के नाम पर याद आया, पंडित कहाँ गया? ये और जिंदगी आपको आज तक नहीं पकड़ पाई, और शायद ना ही कभी पकड़ पाएगी। पंडित भगत सिंह से मिलेगा? हसरत का वक्त नहीं। जी, नाम क्या है इनका? पंडित चंद्रशेखर आजाद। पंडित चंद्रशेखर आजाद। सरफरोशी की तमन्ना
1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच एक 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली, जिसमें था सरकारी खजाना, और उस ट्रेन में सवार HRA के सदस्यों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन का, जिसका नाम था काकोरी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पूरी पूरी HRA की टीम पकड़ी गई। पंडित जी और मुकुंदी लाल को छोड़कर पूरी HRA की टीम पकड़ी गई। सब खत्म हो गया। बस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म। सब खत्म। और आगे बताओ, दूध का भाव? और दूध का भाव एक गाने से चारा कितना लगा? चारा लगा, हाँ, 22 से। दूध कितना निकला? 18 से। शहर कितना भेजा? शहर भेजा, हाँ, 12 से। 12 से बस, और बाकी? और बाकी इस देश के नौजवान पी गए। वो देश के नौजवानों, इस देश के बुढ़ों को पता चल गया ना तो मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देना उन्होंने। ओए, क्या हो रहा पुत्र? कहीं पड़े बाबूजी? अरे जीते रहो, जीते रहो। और कैसा चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया बाबूजी। हैं? अब पुलिस परेशान तो नहीं करती? नहीं बाबूजी, अब तो नहीं। हैं? नहीं। अरे भाई, तुम लोगों की जमानत दौलत राम और दुलीचंद जैसे लोगों ने दी है, हैं? और अंग्रेजी अदालतों में केस चलते ही कितने दिन है। अब जिंदगी बनाओ अपनी। थोड़े सुनते हो? मेरी कुछ घर में ठंडी पड़ी कि नहीं? बिल्कुल ठंडी पड़ गई है जी, ठंडा ठंडा दूध पीछे। अरे वो हराम खोरो, ये भैंसे दूध तुम लोगों के लिए नहीं दे रही है, शहर में बेचे ही दे रही है। तो भगवती मेरा रखा कर इन पे। और तेरी गर्मी ना ठंडी पड़ जाएगी। तेरे लिए भी लड़की ढूंढ रहा हूँ, समझे? भगवती इससे कह रहा हूँ, जरा किस पर मगर जी बाबूजी। जीते रहो। बस एक गिरफ्तारी हुई और तब निकल गया सालों का। 1927 के धड़कते हुए लाहौर को दूध पिला रहा है। लेकिन पंडित जी वो डेयरी तो उसके पिताजी ने खुलवाई है। तो क्रांति ने अपने बाप से पूछ कर कूदा था। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। साला 85 भेद रहस्य लेकर गया है, इसलिए दूध बेचे, बच्चे पैदा करके आबादी पे बोझ बढ़ाए। क्या नाम है उसका, वो 4 फुट का अमेरिकन नौटंकीबाज? जी, चार्ली चैपलिन। उसकी फिल्में देख के अपनी मुंह से रखी है ना? जी, बहुत बड़ा एक्टर है। जूते निकालो अपना। सुखदेव कह रहा था। उसकी फिल्में देख के क्रांति लाएंगे। बम शहर में फेंका गया था ना? काम हुकूमत का है पंडित जी। उन्हें तो बस बहाना चाहिए था अपने भगत को पकड़ने का, उस पर मोटा केस लगाने का, और उन्हें काकोरी के भी नाम चाहिए थे बचे हुए। हम अगर उसने बदलाया कुछ नहीं पंडित जी। एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। बहुत मार लगी है पंडित जी। सहनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी, वरना बीवी के नाले में गिरा बांध कर बैठ जाए और आबादी पर बोझ बढ़ाए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ठीक, फैसला हो गया। राजगुरु जी पंडित जी। तुम आज की गाड़ी से लाहौर निकल रहे हो। जी, एक आखिरी बार बात करके देख लो, मानता तो ठीक, वरना बम्पूलाल को अपने साथ लेते जा।
जी, जैसा आप कहिए। ठीक है पंडित जी आप बस फैसला हो गया। अरे राजगुरु बाबू कहिए कैसे आना हुआ? अच्छा कुछ लाया भी है? क्या कहते हैं भाई? पंडित जी की चिट्ठी। पढ़िए तो जरा क्या लिखा है पंडित जी ने। उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक तुम्हारी डेयरी कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां पर दूध बेचने के अलावा और सब कुछ होता होगा। जानकर खुशी हुई कि इनकलाब से तुम्हारा जीव उब गया है। ऐसे में मुझसे 2 हाथ पड़वा लिया करो, जी ठीक रहेगा। तुम्हारा केस आजकल में ही वापस लिए जाने की खबर है। जमानत का पैसा मिलने की पहले से बधाइयां। और आगे से बापों से मजाक किया करो तो याद रखा करो कि बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आए थे। क्या कभी इतिहास मानेगा कि चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को उड़ाने के लिए भाई बब्बूलाल भेज दिए थे, और भाई बब्बूलाल इतने भरे हुए कि लगता है देखते ही चीर फाड़ देंगे। लेकिन तुम लोगों ने ये किया क्यों? मैं उल्लू के पट्टे, नाम है राजगुरु, बात राजाओं के पांडव वाली करता है। हम लोग की जमानत 60,000 रुपए की दी गई थी, सुन रहा है? और वो भी दौलत राम और दुनी चंद जी जैसी हस्तियों ने। अगर अगले 6 महीने तक हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा करते उनकी साथ कहाँ जाती? और आगे से कभी पकड़े जाते तो जमानती कहाँ से लाते? पैसे के नाम पर पार्टी वैसे ही नहीं, फिर कोई डकैती डालनी पड़ती। बाकी यार इस बार ने असेंबली में केस उठवा दिया, हाँ, उसी दिन में केस खारिज हो जाएगा और फिर इनकलाब शुरू। लेकिन पंडित जी ने तो प्रूव कर दी। लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही है, तुम लोगों ने ये किया क्यों? अरे मेरे नाच दुलारे, अब पेट में अच्छा खासा दूध दही जा रहा था और दिमाग बिल्कुल खाली था, तो सोचा कुछ एडवेंचर ही कर लें। तो हर कोई पंडित जी तो नहीं हो सकता ना, जो 24 में से 25 घंटे लगोट बांध के रहे। आगे क्या लिखा? अब जरूरी बात, फिरोज शाह कोटला मीटिंग की दिल्ली की मीटिंग पक्की हो चुकी है। उत्तरी भारत के सभी दलों में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह है, बंगाल के अलावा। इसमें सब लोग आ रहे हैं जैसा कि तय है। इस मीटिंग का संचालन तुम करोगे। उम्मीद करता हूं कि यह क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई करवट साबित होगी। फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। अगली बार मिलो तो इस सोशलिज्म नाम के लफ्ज का थोड़ा खुलासा करना। अगर रूसी क्रांति पर कोई किताब ला सको तो अच्छा रहेगा, मगर ख्याल रहे हिंदी में। तुम सबका पंडित। उसी की बदौलत वहां पे क्रांति आई। रूसी क्रांति इस दशक की नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी क्रांति। क्या बंगाल ने क्रांति का पहला पाठ महाराष्ट्र से नहीं सीखा? क्या महाराष्ट्र ने क्रांति का पहला पाठ पंजाब से नहीं सीखा? तो हम क्यों हिचक रहे हैं एक ऐसी चीज को लाने में जो एक अप्लाइड साइंस के तौर पे उभर कर आई? दूसरे नाम के साइंस में धर्म के लिए जगह ही नहीं है, जो हमारे देश की परंपरा है। परंपरा? हमारे देश की परंपरा भूख है, हमारे देश की परंपरा गरीबी है, हमारे देश की परंपरा फ्रस्ट्रेशन है, और हम बस उसी फ्रस्ट्रेशन को अपने सीने से चिपका कर लिए जाना चाहते हैं। ये धर्म इंसानी कौम के लिए एक अफीम बन चुकी है जनाब, जो उसे एडिक्ट तो कर सकती है मगर उसकी भूख नहीं मिटा सकती। आप ये कैसे कह सकते? उससे व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है, उससे व्यक्ति का खौफ बढ़ता है, उस व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति आती है। और वो शक्ति इंसान के एक वक्त की भूख नहीं मिटा सकती। आप ऊँट को ही इतना ऊंचा स्थान क्यों लेते हैं? देते तो आप भी है जनाब, मैं कह देता हूँ, आप कहते नहीं। हमारा इतिहास गवाह है, धर्मगुरुओं ने इनकलाब ला के दिखाया है। हमारा छोड़ मुझे दुनिया के किसी भी कोने से एक उदाहरण दे दीजिए। क्यों? कबीर? कबीर का मकसद कभी भी इंसान को भगवान से मिलाने का नहीं, वो बस तो हाड़ मास के पुतलों को मिलाना चाहते थे। हजरत साहब, जीसस क्राइस्ट वो बहुत बड़े आंदोलनकारी थे जनाब, वो लोगों का साथ लेकर चला करते थे। और ये इस्लाम और ईसाइयत का जो स्वरूप आज आप देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि उनका दिखाया हुआ ही हो। लेकिन वो अपने कर्मों से इतिहास सुनकर मार्शलॉजी में चले गए। इसके लिए जिम्मेदार ये 1500 सालों का वक्फा।
जब आज उन्हें हम सिर्फ साबुन और कैलेंडर के विज्ञापन के माध्यमों से जानते हैं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं कि कल को आप हिंदुस्तान के कर्णधार बन जाए तो आपके बारे में भी यही कहा जाएगा कि भाई घोष बाबू तो 8 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला की मीटिंग में हवा में उड़ के आए थे। क्यों? पर्सन सारे बस कर। आप लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब पास में ठोके बजाय तर्क ना हो तो किसी से भी बात करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आप इस सोशलिज्म की व्यवहारिकता के बारे में क्या कहेंगे? इस देश के लिए आजादी जरूरी नहीं है जनाब, आजादी के बाद का हिंदुस्तान जरूरी है। और अगर उसके लिए कुछ भी व्यवहारिक है तो सिर्फ यही, वरना कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँ। इस HSRA का कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजाद जी क्यों नहीं? वो व्यक्ति अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोल सकता। और भाई कमांडर एक प्रेरणा होता है, उसका लिटरेट होना जरूरी है। लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात होती है जनाब। वो कहीं पर मिशनरी स्कूल की पढ़ाई है तो कहीं पर जिंदगी के दर्द तजुर्बे से। लेकिन वो यहाँ इस मीटिंग तक में नहीं आए। हाँ, इसका जवाब तो अब शिव वर्मा जी देंगे। वंदना गए हैं, कल सुबह जाके पेड़ में मिले थे। बिल्डिंग की याद दिलाई तो कहने लगे पहली गलती तो ये कर रहे हो कि कसरत करते हो मुझसे बात कर रहे हो। 118 पे चुका हूँ और 200 से पहले उठूंगा भी नहीं। फिर दूध जलेबी खाऊंगा, अपनी माउंटर साफ करूंगा और फिर किसी की बात का जवाब दूंगा। और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते, वरना तब का मालूम पड़ जाता कि आज रात की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ और मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने गलती से पटना का पता तो बोले या तो मैं जानता हूँ या फिर भाई बम्पूलाल जी जानते हैं, किसी तीसरे को जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। भाई बम्पूलाल क्या 6 राउंड के होते हैं और हमारे पंडित जी के पास 10 राउंड के हैं। तो फिर तय रहो, यहाँ से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन यहाँ लाहौर आ रहा है। वो यहाँ जहां जहां से गुजरेगा हम उसका वहां वहां खड़ा विरोध करेंगे और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन गो बैक, 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 गो बैक, गो बैक। नाम क्या था उसका? सुपरिंटेंडेंट स्कॉट अगत सुखदेव विजय विजय गोपाल। उसके आने का समय चेक करेंगे। उसके चेहरे को कौन पहचानता है? जय गोपाल वो मोटरसाइकिल पर आता है, ये भी कॉलेज के सामने। मैं देखते शाह कर दूंगा। पिस्तौल किसके पास है? राजगुरु के पास। मैं और भगत पहली गोली चलाएंगे। हमारा किसी ने पीछा किया तो पंडित जी को संभालना है। पंडित जी तैयार रहिएगा। चलो इस बार वो बचेगा नहीं। पंडित जी, जय गोपाल ने गलत इशारा कर दिया है। स्कॉट की बजाय सॉन्डर्स मारा गया। युवराज और यमदूत में ज्यादा फर्क नहीं होता। लाठियां इसी सॉन्डर्स ने बरसाई थी ना। यही सवाल मेरा था। खून का इल्जाम उस पर, लेकिन किसके खून का? उस सॉन्डर्स का खून तो सबको याद रहा और इतिहास ने उसे अपने पन्नों में डंके बजाकर जगह दी। लेकिन कल वो किनारे बाजार में मिली थी अपनी माँ के साथ। मैंने सब्जियां सरकार कहा तो शर्मा गई। उसकी माँ ने हंसकर बोला कि अब उनसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगली होली तुझे देवर जेठों के बीच में ही मनानी। गरीब के जान के सपनों का खून, उसकी जिम्मेदारी। दूसरों के खून से होली खेलने वाले उस योद्धा ने क्या कभी मेहंदी के रंग को पहचानने की कोशिश की? ये होना ही था, ये तो होना ही था। मैं तुझसे पहले भी कहा करता था, तुझसे ज्यादा हंसी मजाक मत किया कर। मेरे जमानत के दिन महंगे पड़ गए सुखदेव। 24-24 घंटे बम बारूद की गंध सूंघने वाले उस योद्धा ने
क्या कभी गुलाब की एक नन्ही सी कली को सूंघ कर देखा? अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर। तो इस वक्त सुखदेव से बात कर रहा है। मैंने उससे आज तक बात नहीं की। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। स्वतंत्रता संग्राम की धारा को बदल के रख देने वाले इतने जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका चुप होना कहां तक जायज है? मिस्टर बटुकेश्वर दत्त, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये तू जानता है। मगर इसके लिए हम जिम्मेदार है सुखदेव, और हम इससे भाग नहीं सकते। आगे बगैर कोई चारा भी नहीं है भगत। जिंदगी हमें कहीं और धकेल चुकी है। जिंदगी किसी की मर्जी के बिना किसी को कहीं नहीं धकेल सकती। तेरी आंखों में मुझे सुअर का बाल नजर आ रहा है भगत। क्या मतलब? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार कर दिया। किसने कहा? वो पंडित जी का आदेश था कि वहां मैं नहीं जाऊंगा। जबकि बम फेंकने की पेशकश तेरी थी और फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश तेरी थी। वो आज भी है। वहां दुनिया भर के लोग मौजूद होंगे, दुनिया जहान की प्रेस होगी। हमें अपनी बात उन तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और पहुंचाएगा कौन? वो राजगुरु, जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन बेचारा लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात को ठीक से रख सके। वो जगहों पर जो तेरे एक इशारे पर जान की बाजी लगा सकता है, लेकिन बेचारा चाहकर मंच पर खड़ा होकर क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता। ये सब बातें मुझसे बोलने का मतलब? सरदार भगत सिंह सुखदेव से मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। तू बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। सरदार भगत सिंह को एकदम एहसास हुआ है कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में। अच्छा, सारे के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के इरादों में दिक्कतें आने लगी। सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेदाह जानकारी अपनी जिंदगी के किसी नासुक से लम्हे के लिए बचा कर रखने की सोच रहे हैं। खामोश हो जा सुखदेव। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब, और खास करके जब वह कंफ्यूजन किसी भारत का लाया हुआ हो। तेरी आंखों की लाली में आजकल बदलाव देख रहा हूं भगत, और तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू उस पीढ़ी के मुंह पर थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख के छी रही है। एक लाहौर भेजी है, उसके घर और बाकी सारे सेंटर्स पर सरकार बौखला उठी है। पंडित जी, चारों तरफ छापे पड़ने शुरू हो गए। सबको इंसाफ करना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड हो जाए। सिर्फ अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा, काम जारी रहना चाहिए। दिल्ली, आगरा, सलामपुर हर जगह टार कर दो। राजगुरु, माँ की गाड़ी से पूरा निकल रहे हैं और अपनी कैंची जैसी जुबान पर काबू रखना। सुखदेव को खबर कर दो, पुलिस उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। मगर कहां गई आप लोगों की वो धमाकेदार योजनाएं? कहां गई पंडित जी की गाइडेंस? और कहां गया HSRA का फैला हुआ नेटवर्क? आप लोग तो अपने आप को समझदारी की इंतहा माना करते थे ना? क्या? हाँ पंडित जी, जय गोपाल मुखबिर बन गया। लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और आज आगरा की, और फैक्ट्री के साथ इसी के साथ मेरा संदेशा तेरे लिए यह है भगत कि मैं पीछे नहीं रहा। सिर्फ जेल जेल का फर्क है। तू दिल्ली में है और मैं लाहौर में। और मैंने सुना है कि तुम्हारे केस की कार्रवाई शुरू हो गई। इंसान के लिए हमारा प्रेम किसी से भी कम नहीं, इसलिए उसको मारने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हम धमाका करें, क्योंकि इन पहरों को सुनाने के लिए सिर्फ धमाकों की ही जरूरत होती है। और हम ये बम धमाका करके बताना चाहते थे कि किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, मगर उसके विचारों की नहीं। और हमारी क्रांति कोई बम पिस्तौलों की संस्कृति नहीं। हमारे लिए इसका मतलब है, और वो है बदलाव, चेंज। अगर इस सर्वहारा वर्ग को महत्व नहीं दी गई तो हमारे आने वाले कल को महज कुछ पूंजीपति अपनी सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। इतने आगे गई उस युग दृष्टा की भविष्यवाणी, इसके कानों में रची बसी रह गई आज उसकी बात। आज 1965 इस बात का गवाह है कि आजादी हमको कांग्रेस ने दिलवाई है, और उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था
वो मूवमेंट तो वक्त का एक बुलबुला था जो वक्त के साथ ही टूट गया और साथ ले गया खूनी गोलियों और बम धमाकों की आवाज। गलत कह रहे हो मार्कंड। बम धमाकों की आवाज तो सन 1947 में पूरे हिंदुस्तान में महाकाल रूप में उठी थी और उन धमाकों की आवाज के साथ जुड़ गई थी चीखें, बच्चे, बूढ़े और स्त्रियों की। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें चाहिए एक मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिस पर हम आजादी की सांसें ले सके। आज 18 साल बाद भी उन दोनों मुल्कों के हृदय में जो ज्वालामुखी का लावा धधक रहा है, किसको जिम्मेदार ठहराते हो उसका? किसको? मेरा नाम भगत सिंह है। मेरा नाम सुखदेव है। मेरा नाम यतीन्द्रनाथ दास है। आगरा की फैक्ट्री में था, वहां मसाला घोल रहा था कि पीछे से आवाज आई, हैंड्स अप। एक बार की तो मन हुआ एक तैयार किया हुआ बम पीछे उछाल कर हैंड्स अप कर ही दूं। फिर सोचा तुम लफंगों से दोबारा मिलने का मौका कहाँ मिलेगा। अरे तुम सब लोगों को बम बना चुका है बेटा, हम बाप है तुम्हारे। हम बाप है दुनिया के, बियॉन्ड आइडलिस्ट, लेकिन अब हमें अपनी शालीनता बनाकर रखनी है। तभी ये दुनिया मानेगी कि क्या लोग थे भाई, अपनी क्रांति की राह पर अपनी भावनाओं को पैरों से कुचल कर आगे बढ़ गए। याद है? याद है। अरे भाई याद कैसे नहीं होगा। बाजार में एक कैलेंडर मिल रहा था जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। राजगुरु बाबू से खरीद लाए और पार्टी ऑफिस में लगा दिया। पंडित जी आए और देखते ही बौखला के कैलेंडर उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े। राजगुरु बाबू आते ही बिनक गए, मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा? पंडित जी बोले, मैंने फाड़ा। राजगुरु बोलते, क्यों फाड़ा? पंडित जी बोले, या तो इसमें उलझ जा या फिर क्रांति कर ले। राजगुरु बाबू ने एकदम केचड़ी बदली, अच्छा आप हर खूबसूरत चीज को फाड़ देंगे? पंडित जी बोले, हाँ फाड़ दूंगा। तब राजगुरु बोलते हैं कि अरे पंडित जी, खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले थे, खूबसूरती से इतनी नफरत वाली। वाकई खूबसूरत सवाल। मुझे याद है वो इटालवी क्रांति, मैज़नी अपनी विद्रोह की हार से बुरी तरह टूट गया, जब वो अपने खोए हुए दोस्तों को बार बार याद करके रो पड़ता। और फिर उसकी प्रेमिका के एक खत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि आगे चलकर उसने पूरे इतिहास का दिशा निर्देशन किया। हाँ, मैंने उस लड़की के बारे में पूछा क्योंकि वो मुझे याद आती। किसी को याद करना मेरा हक है, किसी को यादों में बसाना मेरा हक। वो तो हम इस गुलाम मुल्क के नौजवान है सुखदेव, और इस इश्क जैसी पाक साफ चीज के लिए आबो हवा भी ठीक नहीं। मैं तो यकीनन अगले जन्म में अपनी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कांधे से सर टिकाना चाहूंगा। इश्क के कितने होते ये न जाने पीर फकीर, ये तो जाने राजा है कि या कि जाने अस्ती। इश्क के कितने होते ये न जाने पीर फकीर, ये तो जाने राजा है कि या कि जाने उसकी। वादा किया
जाने उसकी, ये तो जाने राजा है कि या के जाने उसका नाम खान बहादुर अब्दुल अजीज है पंडित जी। वो हैवानियत पे उतर आया है। उसने 25 पठान मंगवा लिए हैं जो इनकी छाती पर चढ़कर इनकी नाक से खाना ठूसते हैं। आज इनकी भूख हड़ताल का ये 50वां दिन। भूख हड़ताल अब नहीं रुकेगी, ये जंग अब नहीं रुकेगी। We want the facility is equivalent to the European prisoners. इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भगत सिंह ने मक्खियां मारकर खा लिया यार, उसका सारा पता न कर रहा है। यतीम के फेफड़ों में एक शेर दूध भर गया है और अचानक मिर्चों वाला पानी पी लिया है यार। दवा खाने से इनकार कर दिया है भगत, उसकी जुबान ऐठ नहीं है, नारी जा रही है भगत, अपनी आखिर तक नहीं खोल पाया। उसके खून का दौरा उसके दिल के आसपास से बटाया है पंडित जी। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? हमारे एक यतीम रात के जाने से ये मत सोच लेना कि ये क्रांति यहीं रुक जाएगी। ये जंग अब नहीं रुकेगी, ये भूख हड़ताल अब नहीं रुकेगी। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! कभी कभी लगता है जैसे मैंने तुमको सिर्फ इसलिए तैयार किया है कि किसी आंदोलन में भेजकर खो दूं भगवती। इसे खोना नहीं कहते पंडित जी, इसे तो पूरी तरीके से पा लेना कहते हैं। और ये जंग अब नहीं रुकने वाली, ये भूख हड़ताल अब नहीं रुकने वाली। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! मुझे आज भी याद है वो दिन। जब भी वो दिन याद करता हूँ तो मेरी आत्मा सिहर उठती है। हम पर कितने कष्ट ढाए गए, लेकिन हम टूटे नहीं। मेरी आंखों के सामने यतीन्द्रनाथ ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ा। लेकिन हम डटे रहे, हम डटे रहे, हम टूटे नहीं। शिव वर्मा ने भगत को कहा कि भगत, आजकल तुम्हें नाम से बुलाने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, तो क्या कह के बुलाएगा? सरदार। और सरदार भगत सिंह संधू के पूर्ण स्वराज का नारा मुल्क के कोने कोने में गूंज उठा। वो महात्मा गांधी तक को 1 साल पहले कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की पूर्ण स्वराज की मांग को सख्ती से कुचल चुके थे। उन्हें तक घटना के 2 महीने बाद लाहौर अधिवेशन में मांग को स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि करे बगैर कोई चारा भी नहीं। तुमको मालूम है कि इतिहास में इसका श्रेय हमेशा कांग्रेस को दिया जाएगा। मुझे पता है, कल जब मैंने जमादार के 8 साल के बच्चे को यह नारा लगाते देखा, मुझे मेरा श्रेय मिल गया। शिवराम हरि राजगुरु सॉन्डर्स मर्डर केस कब पकड़े गए? 10 जनवरी 1930। कहाँ पकड़े गए? पूना में। कैसे पकड़े गए?
मालूम नहीं, जब पकड़ लिया गया तो मालूम हुआ कि पकड़ लिया गया। तुम्हारी नहीं थी? हाँ, किसने? मैंने। अपनी मुखबरी खुदी? हाँ, वहाँ एक आदमी को बता दिया था कि सॉन्डर्स को मैंने ही मारा है। करे बेटा, पूरे पूरा शहर को बता दिया और तो और वो पिस्तौल भी दिखा दिया। बोलो गलत है? बिल्कुल गलत है, झूठ है यार, गलत है। हम जेल में आया तो क्या बात की खबर नहीं रखते? पंडित जी ने समझा के भेजा था कि अपनी कैची जैसी जुबान पर काबू रखना। वहाँ मच्छर बहुत थे, इससे सो नहीं पाया था और चलते फिरते ऊँग लगी रहती थी, उसी में कभी मुंह से निकल गया होगा। ये क्या यार, आई हियर एंड दिस वेलकम। अरे जियो तुम्हारी अंग्रेजी। Order, order. This is 5 May 1930. The whole conspiracy case की कार्रवाई शुरू होती है। अजय बात जल्दी नहीं शुरू हो गई, हमें तो पकड़े हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है। Order, order. Mr. Singh and the group, तुम लोगों पर सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। How do you plead? Guilty or not guilty? जी अगर जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता क्या? Order, order. We have properly. This is court. अच्छा वो बतला दिया, हम तो तवेला समझे हुए। मिस्टर सिंह एंड ग्रुप, तो मिस्टर सिंह, जैसा कि सबूत बतलाते हैं कि असेंबली बम केस में आपके जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई। ब्रिटिश सरकार के पास हथियारों की कमी तो है नहीं। मुझे हैरानी नहीं होती अगर उस दिन मेरे जेब से ब्रिटिश टैंक निकला। मिस्टर सिंह, तुम लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। तुम लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी। आपने अपना वादा तोड़ा है। आपने हमारी मांगे मान ली थी और फिर उस पर अमल करने से मना कर दिया। तुमको एहसास है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में हो। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज हम वार्निंग देने की हालत। तो मिस्टर सिंह, आपकी डिमांड पर गौर किया गया है और आप लोगों की पहली डिमांड है जो कि खाने को लेकर की गई कंप्लेंट पूरी तरह बेबुनियाद है और आपकी खाने को लेकर की गई जो कंप्लेंट है उसका कोई मुआयना रहता ही नहीं। अगर आलू में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को आप लोग अच्छा कहते हैं, we really doubt the British taste of food. हाँ, लंदन में से पोटैटोज विद कॉकरोच और चपाती विद फिल्थ के नाम से सर्व किया जाता, मगर मेरे देश में से खटिया का नहीं कहते हैं जनाब। और आपकी दूसरी डिमांड है कि आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो आप लोगों के स्टैंडर्ड के नीचे का काम आप लोगों से ना करवाया जाए। काम काम होता है मिस्टर सिंह, और काम का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। तो फिर कभी पक्के में हमें बिठाइए और खुद घोड़ों की लगामें खाइए और अपनी मेम साहिबा को अपने साथ बिठाकर उनसे कहिए कि अपनी पतली महीन आवाज में चिल्लाएं, हटो हटो, मिस्टर सिंह की सवारी आ रही। काम का स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा आपको। और आप लोगों की तीसरी डिमांड कि आप लोगों को लिखने और पढ़ने का सामान, ये सारे सामान भेजने की व्यवस्था कराई जाए और साथ ही हर एक कैदी को सरकारी खर्च पर अखबार मुहैया कराया जाए और इनको रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए और एक नहाने के लिए अच्छी सुविधा चाहिए और खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए। आप लोग हिल स्टेशन पर नहीं है, हिल स्टेशन के कैजुअल लीव पर नहीं है, आप लोग यहाँ जेल पर हैं। सर जी, आप लोग अपना घरवार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह चुपचाप होता है जैसे कोई ऑनरेबल लेकिन नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए प्रशासन से भाग जाता है। आपको क्या लगता है जी, हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और आप लोग यहाँ मेटर्निटी लीव पर हैं? My next witness is Mr. Padindranath Ghosh. Yes, proceed. मेरा नाम फरीदास है और मैं इनके साथ फिरोजशाह कोटला की मीटिंग से लेकर बम फैक्ट्री तक था। अच्छा मिस्टर फणींद्रनाथ घोष, तो बमों की फैक्ट्री इन्हीं लोगों ने ही लगाई थी यस और आप भी इनके साथ में थे। यस। सिंह, योर विटनेस। शिव वर्मा, फैक्ट्री हमने लगाई थी। हाँ, किसने? करीब करीब सारे
मगर उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। इतने भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, कम में भी काम चल जाता है। क्यों? अगर आप मेरठ से गन कॉटन खरीदे, गन कॉटन कलकत्ता मिलता है मिस्टर। तेज सर्दियों में, और आप उसे घर में भी बना सकते हैं। राइट, और हमने बनाया बिना पोटेशियम लाइट के, बिना सल्फेट के। हम वो भी लाए। और बमों के खोल, हमों को खोल मिल जाते हैं आसानी से बाजारों में, बस सबूत ही छूटना चाहिए। प्लास्टिक खोल से आप बम कैसे बना सकते हैं मिस्टर घोष? बम में हमेशा मेटल को खोल लगता है मिस्टर। पटाखे और बम में फर्क होता है मिस्टर कोल्ड स्टील। आज यतीन्द्र जिंदा नहीं है, अगर वो होते तो बतलाने की सादगी को पटाखा तक बनाना नहीं आता। क्या बोला? मेरे से पटाखा बनाने नहीं आता? अरे पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10%, कार्बन के प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद घर में काम आने वाला शीशा, किरचा, उसको एक मीटर के खोल के अंदर भर के बढ़िया बम और पटाखा बताने वाले। सब बात हो गया भाई अपना लड़का। शाबाश, अब तो घर घर में कुटीर उद्योग खुलेगा घोष बाबू। Order, order! You will have to follow the rules and regulations of the court, Mr. Singh. तुम लोग यहाँ हटकड़ी में ही बैठोगे और कार्रवाई के शुरुआत में ये गाने के सेशंस में हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगा। जहां तक बात हथकड़ी की है मिस्टर कोल्ड स्ट्रीट, तो हाथ हमारे तो चाह हमारी, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स और टेररिस्ट के बीच का फर्क समझने की जिम्मेदारी आपकी। और रही बात गाने की, दिस इज इंडियन म्यूजिक। यह आज तब बजता है जब धान काटी जाती है, जब होली मनाई जाती है, जब चौका लीपा जाता है। कभी आप भी अपने गोरे गोरे हाथों से चौका लीप कर देखिए, आप भी इसी गाने के लिए बेताब हो जाएंगे। तुम लोग अपने आप को काला क्यों कहता है? तुम लोग तो बुरे हो। आप लोग अपने आप को गोरा क्यों कहते हैं? कौन इसकी? आप लोग तो गुलाबी हैं। तुमको मालूम है कि यह मुकदमा तुम लोगों की गैरमौजूदगी में नहीं चलाया जा सकता है। हमें पता है इस ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल के बारे में, और शायद कानून के इतिहास में ये पहला मुकदमा होगा जो कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाएगा। रिस्पेक्टेड वाइसराय के बारे में तहजीब से बात कीजिए। इस कंट्री के सबसे बड़े लीडर मिस्टर गांधी भी उनका नाम सम्मान से लेते हैं। हाँ, हमें पता है इस गांधी अरविंद पैक्ट के बारे में, जहाँ पर श्री गांधी की शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार कर दिया गया, और इंडियन इंडस्ट्रीज के रक्षा के नाम पर ब्रिटिश गुड्स पर 15% और नॉन ब्रिटिश गुड्स पर 20% टैक्स घटाने की बात कही गई। और न किसानों पर से लगान कम हुआ है, न ही नागरिकों पर से टैक्स, यहाँ तक कि नमक पर भी टैक्स कम नहीं हुआ है। और साथ में सारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया है। शायद गांधी साहब को यह नहीं मालूम कि 1915 के सैकड़ों बंदी जिंदा कब्रों में गड़े हुए हैं। देवगढ़, काकोरी, महुआ बाजार और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में से एक को भी नहीं छोड़ा गया है। और ना जाने कितनी क्रांतिकारी महिलाएं अपने बच्चों और पति को छोड़कर भागी हुई हैं, और ना जाने कितने फांसी की बाट जो रहे हैं। इनके बारे में क्या कहता है आपका गांधी अरविंद पैक्ट? Guards, arrest these bloody Indian freedom fighters. सरदार के मुकदमे के दौरान भगवती भाई बम बनाते हुए लाहौर में मारे गए। उनकी धर्म पत्नी हमारी अपनी दुर्गा भाभी आज गाजियाबाद में रहती है। किसको मालूम है काकोरी केस के इकलौते चिराग डॉक्टर मनमथ नाथ गुप्त आज निजामुद्दीन दिल्ली में रहते हैं। किसको मालूम है, और किसको मालूम है कि कानपुर में रह रहे वर्मा नाम के इंसान के हाथ उस इंसान के हाथों में सब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। और वक्त से 11 घंटे पहले शाम में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, और उनकी लाशों को जेल की
कि आज भी हुसैनी वाला नाम क्यों जगह पर मौजूद है। आजाद शेख मैंने पहले ही जा चुके हैं। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के बटुकेश्वर दत्त ने तो 1965 में एक झांकी दी। मरने के बाद उनको तीनों के पास ही दफनाया। उनकी भी इच्छा पूरी हुई, लेकिन मैं थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कभी कभी रातों में उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता है। ये पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार, क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था?
आप सभी से अनुरोध है कि एक 10 मिनट के लिए और रुक जाए, सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी आपके सामने पात्र परिचय थोड़ी सी देर के लिए और, इतनी देर बैठे, थोड़ी सी देर और। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, रंग उत्सव नाटक समिति की प्रस्तुति गगन दमामा बाजियो। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा हमारे साथी कलाकारों का। और आज के परिचय के लिए निदेशक अंकित मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए सभी पात्रों का परिचय करें। मैं मिश्रा, निर्देशक था इस नाटक। राज तिवारी बोला किसान सिंह का कैरेक्टर था भगत सिंह के बेटा। मेरा नाम अनुराग तिवारी है, मैं प्रकृति फाइटर। ठीक है जी, मैं नवीन मिश्रा, मैं बटुकेश्वर दत्त, यशपाल और सरकारी वकील। मैं प्रेम नाथ घोष, मेरा नाम आवेदन सिंह सेगर है। मेरा नाम शुभांगी कात्यायन, मैं माँ का किरदार की हूँ और मुख्य गायिका थी। मैं पुष्पराज पटेल, आप लोग के सामने राजगुरु के किरदार में था। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह परिहार है और मैं हमारे भगत सिंह के किरदार में। मेरा नाम जय सिंह है और मैं सुखदेव के किरदार में था। मेरा नाम वैभव सिंह है और मैं मारकंड के किरदार में। मेरा नाम लक्ष्मी गोस्वामी है और मैं मोइन के किरदार में था। मेरा नाम अंकुश कुमार पटेल, मैं जज के रोल में था। मैं बाला चंद्रशेखर आजाद का किरदार था। मैं गौरव सिंह शिव वर्मा के किरदार में था। मैं विशेष कुमार मिश्रा, मैं राम प्रसाद बिस्मिल यदि नाथ जी के किरदार में था। हमारे साथ म्यूजिक बिट पर थे रोहन। हेलो, मेरा नाम रोहन वर्मा है, मैं गिटार प्ले कर रहा था। हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं तबला प्ले कर रहा हूँ। मैं म्यूजिक कर रहा हूँ। शुभम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुभम पांडे, इन्होंने मेकअप किया है। प्रोडक्शन मैनेजर दीक्षा गोस्वामी, दोनों लोगों ने मिलकर प्रोडक्शन को संभाला है। मैं इस नाटक के निर्देशक श्री मिश्रा जी के स्वागत के लिए राष्ट्रीय कवि और वरिष्ठ साहित्यकार श्री विनोद निगम जी से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर हमारे आज के निर्देशक श्री अंकित मिश्रा जी का स्वागत करें, प्रतीक चिन्ह देकर। रत्नेश जी भी। आयोजन अकादमी की ओर से हमारे बीच में 3 दिन से श्री अनूप जोशी जी भी बंटी भैया उपस्थित हैं। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं और वरिष्ठ रंगकर्मी श्री कमलेश सक्सेना जी और साथी समूह के अध्यक्ष रत्नेश साहू जी से आग्रह करता हूं कि मोमेंटो देकर आपका सम्मान करें। कुछ बातें मैं
आपसे करना चाहूंगा अकादमी की तरफ से, ये जो राज्य नाट्य उत्सव है, इसकी परिकल्पना जो की गई है कि जिन शहरों में हमें थोड़ा सा भी एक स्पार्क दिखता है, थोड़ी सी भी चिंगारी दिखती है कि जहां नाटक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उस बात को बढ़ाने के लिए ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का एक प्रयास है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि जो बड़े शहरों में तो सभी लोग करते हैं और बहुत आसानी से कर पाते हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में जहाँ की इस नाट्य गतिविधि के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, फिर भी वो लोग वहाँ एक जुनून के तरीके से जूझते हुए अपना काम करते हैं, उनको थोड़ी सी ताकत देगा और उनके इस स्ट्रगल का या उनकी इस कोशिश का परिचय वहाँ के लोगों के साथ कराना। तो उसी के तहत ये आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग छोटे शहरों से नाटक हम बुलाने की प्रयास करते हैं। और उसके साथ ही अभी जैसे यहाँ पे नाटक का ये जो उत्सव हुआ, इसमें यहाँ का जो लोकल ग्रुप है, जो हमारा सहयोगी था नर्मदा रंगम, उनका नाटक हमने नहीं रखा, लेकिन अब ये शायद रीवा में होगा तो वहाँ अंकित मिश्रा का नाटक नहीं होगा, हम होशंगाबाद का नाटक वहाँ रखेंगे। तो इनका आपसी संबंध भी और इसको मध्य प्रदेश के छोटी छोटी जगहों में, और नो डाउट मैं 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ, आज संख्या सबसे ज्यादा थी। मैं चाहूंगा कि अगली बार जब भी आए, पहले दिन इससे दुगनी संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग आएंगे तभी उनकी ताकत बढ़ेगी, तभी वो अच्छे नाटक कर पाएंगे। और आप, मुझे लगता है कि ये ही एक ऐसा मीडियम है जो जीवंत है, ये जिंदा है, क्योंकि आप इसको 10 दिन देखेंगे तो 10 दिन आपको अलग अलग अनुभूति होगी, लेकिन एक सीरियल या फिल्म देखेंगे वो 10 साल तक देखते रहेंगे तो वो एक ही अनुभूति होगा। तो इसमें बहुत ताकत रखती है। बहुत मुश्किल से ये होता था, क्योंकि एक संवाद बोलने के लिए उस वक्त में जाना, उस वक्त की भावनाओं को खोजना, और वो लड़के जो शायद अभी कुछ साल पहले ही पैदा हुए, लेकिन वो इतनी पुरानी बात को करते हैं, तो ताकत तो लगती है वहां तक पहुंचने में, मुश्किल तो होती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इसी तरह से नर्मदा रंगम को, यहाँ के लोग कैसे भी सहयोग करें और इस गतिविधि को बढ़ाएं। हो सकता है हमारे साल ये कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और एक दिन शायद पूरे हिंदुस्तान में ये हो कि होशंगाबाद में कोई नाटक का फेस्टिवल होता है, वहां मेरे जाने की इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, आप लोगों के साथ। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जितने यहाँ समूह आए थे उनका शुक्रिया अदा। हम अकादमी की तरफ से अपना आभार व्यक्त करते हैं जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन एवं विद्युत विभाग को, प्राचार्य नर्मदा महाविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन को, पत्रकार बंधुगण, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, शहर की नाट्य संगीत साहित्य व अन्य सामाजिक संस्थाओं का, संस्कार भारती इकाई नर्मदापुरम, जन अभियान परिषद नर्मदापुरम संभाग, नीरज शुक्ला लाइट और जिनका साउंड, इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइएगा, क्योंकि नीरज बहुत मदद करिए लाइट साउंड, और साथ ही ये विवेक सिन्हा जी जिन्होंने ये टेंट का, आपकी बैठक व्यवस्था और बाहर का ये जो सुंदर साज सज्जा, वो बहुत आभारी है इनके। पलाश होटल और रेस्टोरेंट के जिन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया, हमको बहुत आराम से वहां रखा, और नर्मदा रंगम नाट्य परिवार जो कि हमारे लिए बहुत ही विशेष सहयोग। दिन रात वो लड़के बच्चे मेरे साथ काम करते रहे। मैं अकेला आया यहाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ यहाँ पर। सारे काम मेरे समय से पहले और बहुत ही उपयुक्त तरीके से हुए। मैं बहुत आभारी हूँ नर्मदा रंगम, साथी जन शिक्षण एवं सांस्कृतिक समिति होशंगाबाद का, और सबसे अंत में और सबसे जरूरी आप सभी दर्शकों का, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो हमारा ये उत्सव हमेशा फीका है। तो मेरी इच्छा है कि आप आए, और तीनों नाट्य मंडलियों का, जो कि पहले दिन हमारी जबलपुर की मंडली थी, दूसरे दिन भोपाल की थी और आज रीवा की, तो इन तीनों मंडलियों का, आप सबका और इस होशंगाबाद का, और अंत में नर्मदा मैया के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि वो हमें ऐसी शक्ति दे और हम इसको लगातार करें। थैंक यू, थैंक यू। कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए सभी सम्मानित अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री तरुण जी भाई साहब, श्री विनोद निगम जी, श्री राकेश घोषदार जी, श्री रतन सेठा जी, श्री प्रांशु राणे जी, श्री देवेंद्र सेन जी, श्री अखिलेश खंडेलवाल जी,
सभी सम्मानित अतिथि मंच पर आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। नर्मदा रंगम नाट्य परिवार के सभी सदस्यगण भी मंच पर आ जाएं, सभी साथ आ जाएं। फोटो ले लो, फोटो ले लो। बस 5 मिनट हो गया हमारा खत्म, बस ग्रुप